आज के इस वीडियो में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। एक अच्छी सूचना आपके साथ लेकर आया हूं और अपन बात करेंगे एंड तक। जो नोटिफिकेशन दिया है सीआईएसएफ की ये वेबसाइट है, ऑफिशियली वेबसाइट है। इसके ऊपर एक नोटिस जारी हुआ है, नोटिफिकेशन फॉर कैंडिडेट ड्राइवर डीसीपीओ भर्ती 2022 के लिए है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये दिया हुआ है। तो अपन जानेंगे कि ये ड्राइवर की जो पोस्ट है उसके लिए कौन आवेदन कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट क्या है, लिखित परीक्षा कब होगी और एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह क्या है। तो इन सब बातों की जानकारी अपन इसमें देखेंगे, इस वीडियो के अंदर। एंड तक आप बनिएगा और किसी भी प्रकार का कोई अगर आपके मन में डाउट हो तो फिर आप पूछ सकते हो। पहले आप मेरा ये वीडियो देखिए, उसके बाद में आपको कंप्लीट जानकारी और मिल जाएगी। चलिए अपन यहाँ से अपन डाउनलोड करते हैं। ये देखिए नोटिफिकेशन फॉर ड्राइवर पोस्ट के लिए अपन ने डाउनलोड किया तो ये देखा, ये अपने सामने क्या खुला है, एक नया पेज खुला है, ओपन हुआ है। इसमें क्या दिया है ये आप देखिएगा। यहाँ मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ। सूचना में क्या लिखा है सबसे पहले वो देखिए। केंद्र सीआईएसएफ के द्वारा चालक और आरक्षक चालक से पंप ऑपरेटर पदों के लिए ये भर्ती नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें स्पेशली एक और ये पॉइंट ऐड किया हुआ है, ये आपको पढ़ना होगा। अग्नि सेवाओं के लिए चालक की भर्ती है। जो अग्नि सेवा अभी केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है, अग्निवीरों के लिए है। तो अग्नि सेवाओं के लिए चालक है, चालक भर्ती की जा रही है। ऑनलाइन आवेदन पत्रों को प्रस्तुत करने की जो डेट है, जो इम्पोर्टेंट डेट है, ये रहेगी 23/1/2023 से 22/2/2023 तक। आप रात्रि 11 बजे तक आवेदन कर सकते हो। तो आवेदन प्रक्रिया है, आवेदन की जो डेट है उसकी जानकारी आपको विशेष रूप से रखनी है कि आप अंतिम डेट का इंतज़ार किए बगैर ही आवेदन करने की कोशिश करिए। चलिए आगे इसमें क्या लिखा है। अगर आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी आवेदन इसके लिए आवेदन करोगे तो कंप्लीट ये होना चाहिए आपके पास कि भारतीय पुरुष नागरिकों से, क्या है, पुरुष नागरिकों के लिए, किसके लिए, पुरुष नागरिकों के लिए पे मैट्रिक्स क्या रहेगा इस भर्ती में, तो ये आपको देखना है। पे मैट्रिक्स की बात करें तो 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक पे लेवल 3 में आता है ये। इसके अलावा अपन बात करें समय समय पर मानदेय भत्तों सहित आपको जो अन्य सुविधाएं हैं वो मिलती रहेंगी। अग्नि सेवाओं के लिए ही है। अस्थायी पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए गए हैं। जो अग्नि सेवा है उनके जो रिक्त पद हैं, अस्थायी पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा 1 जनवरी 2004 को अथवा बाद में केंद्र सरकार की सेवा में कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के रूप में ज्ञात परिभाषी अंशदायी पेंशन प्रणाली के अनुसार लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक परीक्षण यानी कि जो फिजिकल टेस्ट है, शारीरिक दक्षता परीक्षण, पीईटी या दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षण, ओएमआर, कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी और चिकित्सा परीक्षा में भी शामिल होंगे। भर्ती हेतु मुख्य जो विशेषताएं हैं वो निम्नानुसार है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो मैंने इसमें 2-3 पॉइंट दिए हैं वो मैंने आपको बताए हैं। क्या पे लेवल रहेगा, आपका न्यूनतम वेतनमान क्या रहेगा, कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हो। अब चलिए आगे अपन देखते हैं आगे की जो जानकारी है इसमें क्या दिया है। ये देखिए आप, ये कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं। अभ्यर्थियों को केवल एक आवेदन पत्र ही प्रस्तुत करना होगा। वे आरक्षक चालक और आरक्षक डीसीपीओ दोनों पदों के लिए पात्र होंगे। अभ्यर्थियों को आरक्षक चालक और आरक्षक डीसीपीओ के लिए अपनी पहली और दूसरी वरीयता देनी होगी। अगर आप आवेदन कर रहे हो तो उसमें आपको वरीयता भी देनी होगी। आप किसको पहली वरीयता दोगे, किसको दूसरी वरीयता दोगे। इसके अलावा आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। आप ऑफलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं, केवल ऑनलाइन ही आप आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा क्या दिया गया है ये देखिए 1.3 में क्या दिया हुआ है। शारीरिक मानक परीक्षा,
शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा, चिकित्सा परीक्षण और आयोजित की जाएंगी। ये सारा सब कुछ आपको पास करना पड़ेगा। इसके अलावा क्या है, ओएमआर आधारित, कंप्यूटर आधारित आपका टेस्ट होगा, अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में आयोजित होगा, ये दोनों भाषाओं में आएगा। पॉइंट नंबर 1.5 को देखते हैं अपन। मूल प्रतियों से अपेक्षित पात्रता प्रमाण पत्रों, दस्तावेजों का सत्यापन आदि आपको इसके लिए समय दिया जाएगा। भर्ती को अखिल भारतीय आधार पर संचालित किया जाएगा। अगला पॉइंट है, अभ्यर्थियों द्वारा शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण, दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षा, चिकित्सा में अर्हता प्राप्त कर लेने अधिसूचना में निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन लिखित परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर ही अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना, इन बातों का भी कि क्या क्या आपको किन किन प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, परीक्षा के लिए किसी भी चरण के लिए प्रवेश पत्र डाक के द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। जो आप प्रवेश पत्र का इंतज़ार करोगे डाक से, वो नहीं मिलने वाला है। इसकी इन जो CISF की ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से आपको क्या मिलेगा, एडमिट कार्ड मिलेगा। ऑनलाइन माध्यम से CISF की वेबसाइट जो ये है ना www.cisfrecruit.in है, इसके ऊपर ही अपलोड कर दिए जाएंगे। तो ये भी आपको जानकारी ध्यान में रखनी है। अगला पॉइंट है 1.9, प्रत्येक श्रेणी में 10% रिक्तियां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीयता और नागरिकता की बात करें, अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए, ये चीज़ें हैं। अब रही बात जो रिक्तियां हैं वो किस किस प्रकार से हैं, किस कैटेगरी में कितनी रिक्तियां हैं, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। चलिए यहाँ अपन देखते हैं जो टोटल पद हैं उनको अलग अलग किस प्रकार से बांटा गया है। पद का नाम और ये भी अपन देख लेते हैं, आरक्षित के लिए कितने, अनारक्षित के लिए कुल कितनी रिक्तियां हैं। जो अपन देखते हैं यहाँ आरक्षक या चालक, इसकी अपन बात करते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए कितना है, 76 पद हैं। और अनुसूचित जाति के लिए कितने हैं, 27। अनुसूचित जनजाति के लिए 13 पद। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितने हैं, 49 पद हैं। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए 18 पद हैं। कुल कितने हो गए, 183। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितने हो गए, 18 पद। तो ये, और इसके अलावा अपन देखते हैं आरक्षक या चालक सह पंप ऑपरेटर है, अर्थात अग्नि सेवाओं के लिए चालक हैं, उनके पद कितने हैं वो आप यहाँ देखिएगा, 111 पद हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में जो यानी कि सामान्य वर्ग में आते हैं उनके लिए 40 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए और 19 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए और 72 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 26 पद हैं। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए और कुल कितने पद हो गए इनके, 268। और यहाँ पर देखें तो ये कितने पदों के लिए भर्ती होने जा रही है, 451। ठीक है, चलिए ये संक्षिप्त में मैंने आपको यहाँ जानकारी दी है। आगे अपन देखते हैं, इसमें विशेष आपके लिए कोई ज़्यादा है नहीं। आगे चलिए नेक्स्ट, प्रमुख विशेषताओं की बात करें। विशेषता क्या है इसमें, तो आवेदन पत्रों को ऑनलाइन तरीके से CISF की अधिकारी वेबसाइट जो ये दे रखी है https://CISFrecruit.RAC.in है, इसके ऊपर आपको क्या करना होगा, आवेदन करना होगा। इसके अलावा अपन देखते हैं विस्तृत चिकित्सा परीक्षण से पहले भर्ती के 2 चरण निम्नानुसार हैं। जो अंतिम जो यानी कि विस्तृत जो आपका मेडिकल होगा उससे पहले 2 चरण होंगे। कौन कौन से होंगे, PST PET दस्तावेजीकरण ट्रेड परीक्षण होगा एक तो आपका, और इसके अलावा OMR आधारित या CBT मोड पर जो लिखित परीक्षा होगी वो होगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 5 अपन देखते हैं। यहाँ पर आयु सीमा की बात करें तो ये सबसे बड़ा लफड़ा रहता है अभ्यर्थियों के लिए। आयु सीमा को लेकर कई बार ये डाउट में रहते हैं। तो यहाँ देखिए
5.1 जो पॉइंट है उसका भी ये पॉइंट है, इसमें देखिएगा आयु सीमा की अपन बात करते हैं तो 21 वर्ष से 27 वर्ष के बीच में आपकी क्या होनी चाहिए, आयु होनी चाहिए। और ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि अर्थात 22/2/2023 होगी। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जो कुछ छूट वगैरह वाले हैं जैसे 40 वर्ष तक किन के लिए है, अन्य पिछड़ा वर्ग छूट जो श्रेणी उनमें मिलती है। 3 वर्ष की नियत सेवाओं तथा संतोषजनक अपनी सेवा अवधि पूरी कर ली हो तो उनके हिसाब से उनको छूट वगैरह दी जाती है। या अपन बात करें 1984 के दंगों और गुजरात में 2002 में जो सांप्रदायिक दंगे में मारे गए मृतकों के जो बच्चे हैं उनको ऊपरी सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। कितनी दी जाएगी, 5 साल की छूट दी जाएगी। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए आगे अपन देखते हैं आयु सीमा के बाद में अपात्रता। अपात्रता का मतलब क्या है, ये पॉइंट आप जरूर देखिएगा। पात्रता वाला देखा आपने, अपात्रता में क्या कहा गया है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने उस व्यक्ति के साथ कै पॉइंट कह दिया है वो आपको देखना कै कहाँ दिया हुआ है, एक सेकेंड ऊपर देखना आप, ये कै वाला पॉइंट आपको देखना है, उसमें क्या दिया है, एक सेकेंड देखिएगा। अपात्रता, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने उस व्यक्ति के साथ विवाह किया हो अथवा विवाह के लिए अनुबंध किया हो, जिसका पति या पत्नी जीवित है अथवा जिसका पति पत्नी जीवित है या किसी अन्य से विवाह किया हो, विवाह के लिए अनुबंध किया हो, बल में नियुक्त के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है, बशर्ते कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ये विवाह ऐसे व्यक्ति अथवा अन्य पार्टी के लिए लागू निजी रहते अनुमति अथवा ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो उस व्यक्ति को इस नियम में छूट दी जा सकती है। और इसके अलावा सरकारी सेवा से बर्खास्तगी। तो ये अपात्रता के 2 पॉइंट हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अब अपन देखते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। यहाँ बताता हूँ आपको, शैक्षणिक योग्यता की अपन बात करें तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए जिसके लिए आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। तो पॉइंट नंबर 5.2 है, उसमें भी 5.2.1 है, इसमें क्या बताया है कि अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से मैट्रिक, क्या है, मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। अगर आपके पास मैट्रिक का प्रमाण पत्र हो या उसके समकक्ष कोई और प्रमाण पत्र या डिग्री हो तो आप इसके लिए पात्र हो। इसके अलावा राज्य बोर्ड, केंद्रीय बोर्ड के अलावा अन्य बोर्ड द्वारा दिए जाने वाले शैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ भारत सरकार की अधिसूचना की प्रति संलग्न करे जिसमें शैक्षणिक योग्यता केंद्र सरकार के तहत मैट्रिक 10वीं कक्षा के समकक्ष घोषित की गई हो। अगर ये आप योग्यता रखते हो तो इसके लिए आप आवेदन करोगे। इसके अलावा अपन बात करें 5.3 में क्या दिया गया है, ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप ड्राइवर के लिए आवेदन कर ही रहे हो तो आपके पास ड्राइविंग का लाइसेंस भी होना चाहिए और वो लाइसेंस कितने साल पुराना होना चाहिए उसमें भी यहाँ बताया जाएगा। चलिए अभ्यर्थियों के पास निम्न प्रकार के वाहनों को वैध ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए। कौन कौन से, जैसे भारी मोटर वाहन अथवा यातायात वाहन, HV, HMV या TV, इस टाइप का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। उसके अलावा हल्के मोटर वाहन का लाइसेंस भी या गियर सहित मोटरसाइकिल का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपके पास हेवी लाइसेंस है तो ये दोनों इसके अंदर आ जाते हैं। चलिए आगे अपन देखते हैं मोटर वाहन अधिनियम 1988 में निम्नलिखित खंड पर ध्यान दें। ये आपको ध्यान देना है कि धारा 4 के अनुसार मोटर वाहनों की ड्राइविंग के संबंध में आयु सीमा की जानकारी यहाँ दी गई। 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन नहीं चला सकता। अगला पॉइंट क्या है, 20 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर यातायात वाहन नहीं चला सकता। तो ये जो 2 पॉइंट हैं उसका आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। अब आगे अपन देखते हैं अनुभव। अनुभव भी आपके पास होना चाहिए, लाइसेंस अगर आपके पास बना हुआ है तो अनुभव की अपन बात करेंगे। तो अनुभव कितना होना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। अनुभव की बात करें तो भारी मोटर वाहन, यातायात वाहन, तो हल्के मोटर वाहन और मोटरसाइकिल को चलाने का आपके पास कितना होना चाहिए? 3 साल का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा उपरोक्त ड्राइविंग के लिए अनुभव को संबंधित लाइसेंसों के जारी होने की तिथि से गिना जाएगा। कट ऑफ तिथि आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि अर्थात क्या रहेगी? 22/2/2023 होगी। ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। शारीरिक मापदंड की अपन बात करते हैं। शारीरिक मापदंड की अपन बात करें तो पॉइंट क्या है अपन देखते हैं। सामान्य, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए केवल नीचे ख में उल्लेखित को छोड़कर, ठीक है, केवल ख में उल्लेखित को छोड़कर क्या है, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 167 सेंटीमीटर। सीना की बात करें, सीना कितना होना चाहिए आपका? 5 सेमी न्यूनतम फुलाव के साथ, और न्यूनतम 80 सेंटीमीटर अर्थात 80 से 85 सेंटीमीटर तक आपका सीना होना चाहिए। जब आपके सेंटीमीटर आपके चेस्ट पे लगाया जाएगा तो ये 80 से 85 तक आपका होना चाहिए। अगला अपन देखते हैं मानकों में छूट की अपन बात करते हैं। तो गढ़वाली, कुमायूं, गोरखा, डोगरा, मराठा श्रेणी से संबंधित जो अभ्यर्थी हैं उनके ग के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे इनको, और इनको कुछ छूट दी गई है हाइट वगैरह में। और इनके पास इनकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 160 सेंटीमीटर। और इनका जो चेस्ट है वो होना चाहिए 78 से 83। तो ये इनको कुछ विशेष छूट दी गई है, इसके लिए इनको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। चलिए आगे अपन देखते हैं चिकित्सा मापदंड की अपन बात करते हैं। चिकित्सा मापदंड में क्या होगा ये आपको देखना है। चयनित किए गए अभ्यर्थियों के शारीरिक और चिकित्सीय स्वास्थ्य की जांच का चिकित्सा परीक्षण एक चिकित्सक बोर्ड द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण का आयोजन उनकी शारीरिक एवं चिकित्सीय फिटनेस की जांच करने के लिए गृह मंत्रालय के दिनांक 20 मई 2015 के यो संख्या के अनुसार 21 मई 2001 ज्ञापन संख्या के अनुसार ही यह आपका चिकित्सा परीक्षण मापदंड किया जाएगा। उसके अलावा अपन देखते हैं वजन। वजन की देखें तो चिकित्सीय मानक के अनुसार कद और आयु का समानुपात वजन को शारीरिक मापन के समय रिकॉर्ड किया जाएगा, परंतु वजन की वजह से फिटनेस पर निर्णय चिकित्सा परीक्षण के समय ही किया जाएगा। तो ये आपका जब लिखित परीक्षा वगैरह हो जाएगा उसके बाद में होगा। अभ्यर्थी के घुटनों में टकराव न हो, विशेष ध्यान ये रखना है। अगर आप सीधे खड़े होते हो और आपके घुटनों में टकराव होता है तो वो नहीं होना चाहिए, आप चेक कर लेना एक बार। आगे अपन देखते हैं अभ्यर्थी के घुटनों में टकराव न हो, समतल वेरिएशन वेन अथवा आंखों में भेंगापन न हो, वह अच्छी मानसिक और शारीरिक दशा में हो, किसी प्रकार की शारीरिक कमी जिससे उसके कार्य निष्पादन में बाधा पहुंचाती हो उससे मुक्त होना चाहिए। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब अपन देखते हैं इनका नेत्र दृष्टि भी, यानी कि आंखों की जांच भी होगी, उसका भी अपन यहाँ देखते हैं। चलिए आंखों के बारे में अपन देखते हैं। निकट दृष्टि और दूर दृष्टि जो दो टेस्ट किए जाते हैं उनमें अपन देखते हैं। बेहतर आंख के लिए आपकी 6/6 और ख़राब के लिए N6। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये निकट दृष्टि दोष के लिए है। और सुधार के बिना दृष्टि त्रिष्ठा दूर दृष्टि वाला तो 6/6 होना चाहिए आपका, और यहाँ भी 6/6 होना चाहिए। अपवर्तन की बात करें, किसी भी प्रकार के दृश्य सुधार की अनुमति नहीं होगी, यहाँ तक कि चश्मे से भी। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर घ की अपन बात करें, रंग दृष्टि ISIHARA द्वारा CP, ये भी को टेस्ट होता होगा, ये देखना है। टिप्पणी में दोनों आँखों की सामान्य दृष्टि आवश्यक है, यानी कि कहने का मतलब है कि आपकी दृष्टि सही होनी चाहिए, 6/6 की होनी चाहिए। और एक बार अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे जो पॉइंट है
वो क्या है, टेटू से संबंधित है। आजकल क्या टेटू वगैरह का दौर चलता है और काफ़ी फैशन में रहते हैं लोग, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। टेटू के बारे में क्या कहा गया है, टेटू की अनुमेयता को निश्चित करने के लिए निम्नलिखित मापदंड आपके लिए निर्धारित किए गए हैं। पहला पॉइंट है विषय वस्तु, धार्मिक चिन्ह अथवा आकृतियों को दर्शाने वाले टेटू और नाम आदि जिनका भारतीय सेना में प्रयोग किया जाता है उनको क्या है, अनुमति दी जाएगी। अगर उनका भारतीय सेना में प्रयोग किया जाता है, धार्मिक टेटू है, कुछ अनुमति उनको दी गई है, तो वो वैध टेटू होंगे, वो टेटू आपके शरीर पर चल सकते हैं। चलिए अब स्थिति की अपन बात करते हैं। अब स्थिति में क्या है, अग्रभुजा के अंदरूनी हिस्से जैसे शरीर के पारंपरिक हिस्सों पर खुदे हुए टेटू, परंतु केवल बाईं अग्रभुजा जिसका प्रयोग सलामी देने में नहीं किया जाता तो हाथ के पीछे हिस्से में हो तो उसको अनुमत किया जाएगा। तो जिस हाथ से आप सलामी देते हो उस हाथ के ऊपर आपका टेटू नहीं होना चाहिए। तो इस हाथ से आप राइट हाथ से देते हो, इस पे टेटू नहीं होना चाहिए, लेफ्ट वाले पे, वो भी पीछे की साइड में हो सकता है। चलिए अगला क्या है, आकार की बात करें, टेटू का आकार शरीर के विशिष्ट भाग यानी कोहनी अथवा हाथ के 1/4 हिस्से से कम होना चाहिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे है भूतपूर्व सैन्य अभ्यर्थियों के लिए योग्यता मापदंड। तो उनके लिए योग्यता मापदंड है, वो भी देख लेना। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा, उन्हें अपनी वास्तविक आयु से थल सेना सेवा की अवधि घटाने की अनुमति होगी। परिणामी आयु इन पदों के लिए निर्धारित आयु सीमा 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर इनको 5 वर्ष की अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें इनके लिए तो मैट्रिक अथवा समतुल्य अथवा आर्मी प्रथम श्रेणी अथवा वायुसेना अथवा नेवी के समतुल्य इनकी शैक्षणिक योग्यता है। तो ये आपको सेम ही है, उनसे ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। आगे अपन देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, प्रमाणन की प्रक्रियाओं, प्रमाण पत्रों का प्रपत्र और प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करने हैं, छूट वगैरह आप लेते हो तो उनसे संबंधित ये दिया हुआ है। अगला पॉइंट अपन देखते हैं, ये आवेदन कैसे करें। अच्छा पॉइंट है, सवाल भी बनता है सर आवेदन कैसे करूंगा, तो सबसे पहले इसमें यही बताया गया था ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होंगे, तो ऑनलाइन आवेदन ही आपको करने हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है CISF की, वहाँ से आप आवेदन करोगे, ये दिया हुआ है CISFREC.in, यानी कि इस वेबसाइट से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। यहाँ पर कुछ जैसे प्रत्येक भर्ती खंड के क्षेत्राधिकार के तहत राज्य संघ राज्य के क्षेत्र वर्णित किए गए हैं, उनका एड्रेस भी यहाँ पर दिया गया है और किस क्षेत्र भर्ती खंड के अंदर कौन कौन से राज्य स्थान आते हैं उनका विवरण भी यहाँ दिया हुआ है। तो जैसे चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब एवं राजस्थान है, ये उत्तरी खंड में आते हैं। इनका जो मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित है। इसी प्रकार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें, NCR की बात करें, NCR में जो ये आते हैं, और पश्चिमी खंड में जो दादर, नागर हवेली, दमन एवं दीव, तो ये आप आराम से यहाँ से देख लेना। आगे अपन बात करते हैं, इसमें क्या दिया है, ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि कितनी है, 22/2/2023 है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, अंतिम तिथि से पहले आप आवेदन अवश्य करें। हस्ताक्षर वगैरह अपलोड करो तो वो तो जब आप ऑनलाइन आवेदन करोगे तो उसमें दिया होगा, और जिससे आप ऑनलाइन आवेदन करवाओगे तो ये फ़ोटो वगैरह का या जो आपकी सिग्नेचर हैं उनको वो अपने हिसाब से सेट कर देगा। चलिए एक पॉइंट आवेदन शुल्क से संबंधित है। आवेदन शुल्क है वो आप कब तक जमा करवा सकते हो, तथापि ऐसे अभ्यर्थी, एक ये पॉइंट आप देखिएगा, अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन शुल्क जमा का भुगतान 22/2/2022 तक किया जा सकता है। तथापि ऐसे अभ्यर्थी SBI के चालान के माध्यम से नगद भुगतान करना चाहते हैं, वे इसका भुगतान SBI की शाखाओं में कार्य घंटों के दौरान 24/2 नगद रूप से
रूप में कर सकते हैं, बशर्ते उनके द्वारा चालान 22/2/2023 से पहले जनरेट किया गया हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, ये पॉइंट देखिएगा, परीक्षा में प्रवेश की अपन बात करते हैं। परीक्षा में प्रवेश है, उससे संबंधित एक पॉइंट दिया गया है, वो आप देखिएगा। वे पॉइंट नंबर 10.1 आप यहाँ से देखा, वे सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तिथि अथवा समय रहते स्वयं का पंजीकरण करते हैं और जिनके आवेदन पर अंतिम रूप से स्वीकार कर लिए जाते हैं, वे इस अधिसूचना के नियमों और शर्तों के अनुसार सही पाए जाते हैं, उन्हें अनुक्रमान प्रदान किए जाएंगे। उन्हें पीएसटी पीईटी दस्तावेजीकरण ट्रेड परीक्षण में बुलाने के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप अगर ऑनलाइन आवेदन कर रहे हो तो आवेदन में आपकी किसी प्रकार से कोई गलती न रह जाए। अगर कोई गलती रह जाएगी तो आपको प्रवेश के लिए नहीं बुलाया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया जो लिखित परीक्षा रहेगी, ट्रेड का टेस्ट रहेगा, उनके लिए आपको बुलावा पत्र नहीं दिया जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए आगे क्या दिया है, अभ्यर्थियों को कोई भी पत्र भेजते समय अपना नाम, जन्म तिथि और परीक्षा के नाम के साथ अपनी पंजीकरण संख्या, पंजीकृत ईमेल आईडी, मोबाइल संख्या लिखित करना होगा। तो ये जानकारी भी आपको देनी होगी। इसके अलावा वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड न होने के मामले में अभ्यर्थियों को जो पीईटी दस्तावेजीकरण ट्रेड लिखित परीक्षा है, कम से कम 1 सप्ताह पहले सीआईएसएफ से संपर्क करना होगा। कई बार क्या होता है, डिपार्टमेंट द्वारा वेबसाइट पर प्रवेश पत्र वगैरह अपलोड कर दिए जाते हैं, लेकिन वो डाउनलोड आप नहीं कर पाते हो, तो कम से कम 1 सप्ताह पहले आपको जो संबंधित विभाग है उसको सूचित करना होगा। ठीक है, चलिए आगे अपन देखते हैं। फोटो से संबंधित जानकारी है, फोटो वगैरह है किस साइज़ की होनी चाहिए, तो ये भी आपको देखना है। भर्ती प्रक्रिया में क्या है, हाइट बार टेस्ट, अभ्यर्थियों को हाइट बार टेस्ट से गुजरना होगा। हाइट बार टेस्ट योग्य अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक परीक्षा से गुजरना होगा। और शारीरिक मानक परीक्षा पीएसटी, शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी, दस्तावेजीकरण ट्रेड परीक्षा, तो इन सब टेस्टों से आपको क्या है गुजरना होगा। शारीरिक मानक परीक्षा वे अभ्यर्थी जो हाइट बार परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं, उनकी अधिकारियों के बोर्ड द्वारा कद, सीना, वजन स्क्रीन कर ली जाएगी। तो इन सब के बाद में यहाँ क्या लिखा है, चालक एवं डीसीओ पद के लिए शारीरिक मानक ऊपर पैरा 5.5 में जो विस्तृत दिया गया है, छूट भी समय समय पर भारत सरकार के अनुसार होगी। तो ये आपको देखना है। चलिए आगे अपन देखते हैं, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है उसकी अपन बात करते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा की अपन देखते हैं, तो शारीरिक दक्षता की अपन बात करते हैं, तो इसमें क्या है, पीटी स्पर्धा और मानक 800 मीटर की क्या होगी, दौड़ होगी, और कितना टाइम आपको मिलेगा, 3 मिनट 15 सेकंड। लंबी कूद कितनी होगी, 3 अवसर दिए जाएंगे, 11 फीट आपको कूदना होगा। ऊंची कूद की बात करें, इसमें भी 3 अवसर आपको दिए जाएंगे और 3 फीट 6 इंच आपको ऊंची कूद कूदनी होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं दस्तावेज वगैरह की। चलिए दस्तावेज वाला भी आप देख लो। दस्तावेजीकरण की बात करते हैं, तो पीईटी पीएसटी उत्तीर्ण करने के वाले अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित मूल दस्तावेज और प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। वे अभ्यर्थी जो अपेक्षित मूल दस्तावेजों प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, उन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा कारण बताते हुए निरस्त करने संबंधी स्लिप देते हुए भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और किसी भी अभ्यर्थी को अंतरिम रूप से अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आप अगर फिजिकल टेस्ट वगैरह कर लेते हो तो उसके बाद में आपके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देखे जाएंगे। अगर कोई भी दस्तावेज आपके पास नहीं होता है, उस स्थिति में आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए आगे अपन देखते हैं ट्रेड। ये देखो ट्रेड परीक्षा जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ट्रेड परीक्षा। ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, प्रमाण पत्रों मानकों
ये इनसे सत्यापन में उत्तीर्ण हो जाते हैं उन्हें निम्नलिखित परीक्षाओं से गुजरना होगा। कोई भी अभ्यर्थी जो प्रत्येक के सामने दर्शाए गए इन परीक्षणों से न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं करता है, इन्हें रिजेक्शन स्लिप देकर चरण से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसमें देखिएगा आप परीक्षा का नाम और कुल अंक और न्यूनतम अंक आपको जो लाने हैं, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ये देखना। जैसे क्रम संख्या 1 में दिया है हल्के वाहनों के लिए ड्राइविंग परीक्षण कितने अंक का होगा, 50 अंक का। कम से कम आपको कितने लाने होंगे, 25 अंक लाने होंगे। उसके बाद में अपन देखते हैं बाहरी वाहनों के लिए ड्राइविंग परीक्षा होगी आपकी, ये भी कितने की होगी, 50 अंक की। कम से कम कितने लाने होंगे, 25 अंक। इसके अलावा मोटर प्रणाली की व्यवहारिक जानकारी आपसे पूछी जाएगी। वाहनों की हल्की मरम्मत करने के लिए भी आपसे पूछा जाएगा, ये कितने का होगा, 30 का। और कम से कम आपको कितने अंक लाने होंगे, 15। यानी कि कुल जो आपका ये टेस्ट कितने होगा, 130 नंबर का होगा। और आपको कितने प्राप्त करने होंगे, 75। 130 में से अगर आप 75 अंक प्राप्त नहीं करते हो तो आप इस प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। नोट देकर इसमें बताया है ट्रेड परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक अभ्यर्थी की मेरिट के स्थान को प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेड परीक्षा केवल रहित प्रकार की है। तथापि अभ्यर्थी के द्वारा न्यूनतम अंक प्राप्त किए जाने चाहिए ताकि वह भर्ती में आगे की प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। चलो ये भी एक अच्छी बात है इसमें कि अगर आप कम से कम मिनिमम अंक आप इसमें प्राप्त कर लेते हो तो ये अंक हैं जो आपको मेरिट में किसी प्रकार की बाध्यता नहीं करेंगे। ये केवल आपको यहाँ पर टेस्ट पास करना है बस। आप एक बार टेस्ट पास कर लो, मेरिट आपकी अलग जो लिखित परीक्षा वगैरह होगी वो ही निर्धारित करेंगे। यहाँ केवल आपको 130 में से 75-80 नंबर आप ले आते हो तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, आगे जो लिखित परीक्षा है उसके बारे में दिया गया है वो अपन देखते हैं। लिखित परीक्षा की जानकारी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए। लिखित परीक्षा जो ओएमआर कंप्यूटर आधारित होगी, सीबीटी यानी कंप्यूटर पे ली जाएगी, ऑनलाइन मोड में होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन परीक्षा अगर आपने नहीं दी है तो एक बार आप डेमो के रूप में तैयारी कर लें। ऑनलाइन और ऑफलाइन में थोड़ा अंतर होता है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न पत्र सामान्य सचेता, सामान्य जानकारी, प्रारंभिक गणित का ज्ञान, विश्लेषणात्मक अभिरुचि और पैटर्न निरीक्षण तथा अंतर करने की क्षमता, हिंदी या अंग्रेजी में मूलभूत ज्ञान का टेस्ट करने के लिए सेट किया जाएगा। तो ये जो आपका जो लिखित परीक्षा वाला पैटर्न है उसमें इस टाइप की आपसे जानकारी पूछी जाएगी। सामान्य जानकारी पूछी जाएगी, सामान्य सचेतता, प्रारंभिक गणित जो बेसिक गणित की जानकारी है, बेसिक सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो पैटर्न का निरीक्षण करना, रीजनिंग वगैरह थोड़ा सा उससे पूछा जा सकता है। और हिंदी अंग्रेजी में मूलभूत ज्ञान का टेस्ट आपको लिया जाएगा। कितने नंबर का होगा और क्या होगा, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे और 100 ही अंकों के होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और खास बात एक ये भी है, इसमें आपके किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आप कोई प्रश्न या कोई सवाल गलत कर देते हो तो उसका आपका अंक नहीं कटेगा। तो मेरा तो यही कहना है कि 100 सवाल हैं तो आपको पूरे के पूरे 100 सवाल करके आने हैं। चलिए आगे अपन देखते हैं। लिखित परीक्षा में पास होने के लिए अंकों की न्यूनतम प्रतिशतता क्या रहेगी। जो सामान्य वर्ग EWS ESM कैटेगरी में आते हैं उनको 35% लाने होंगे। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग है उनको 33% लाने होंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मान लो 100 अंक का टेस्ट है, उसमें से अगर आप 35 अंक लाते हो तो आप पास मान लिए जाओगे, फेल नहीं होगे लिखित परीक्षा में। वो तो मेरिट बाद में आपकी बनेगी, लेकिन कम से कम आपको 35 लाने होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग SC ST वर्ग हैं उनको 33 नंबर लाने होंगे। चलिए इसके अलावा अपन देखते हैं, तो अंकों का मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आगे अपन देखते हैं अगला पॉइंट क्या है।
परीक्षा की तिथि अधिसूचना अभ्यर्थियों केवल CISF की वेबसाइट है जो अधिकारी उसके ऊपर ही दी जाएगी। लिखित परीक्षा उत्तर पुस्तिका पुनः जांच का कोई प्रावधान नहीं है। एक बार टेस्ट हो गया, आप दोबारा इसकी कोई जांच नहीं करवा सकते। लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी परीक्षा की वेबसाइट, जो आधिकारिक वेबसाइट है उसके ऊपर डाल दी जाएगी। जो आपका टेस्ट होगा उसके आंसर की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। अभ्यर्थियों को मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ वगैरह ये जो कुछ उपकरण है ये ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। चयन का तरीका या अंतरिम वरीयता सूची, इसकी जानकारी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। लिखित परीक्षा संपन्न होने के पश्चात सामान्य SC ST वगैरह जो भी कैटेगरी हैं उनके अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों के आधार पर श्रेणीवार मेरिट सूची अलग से तैयार की जाएगी। चूंकि 2 पद अर्थात आरक्षक चालक और आरक्षक चालक सह पंप ऑपरेटर के लिए 2 विकल्प उपलब्ध हैं, पदों के लिए आवंटन मेरिट सह विकल्प के आधार पर किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सावधानी के साथ ही अपनी वरीयता चुने। जो भी आप अपनी वरीयता चुनते हो तो एक बार सोच समझ के चुनना, मेरिट में आपको कहीं उसका नुकसान ना हो जाए। चलिए आगे अपन देखते हैं टाई या बराबरी के मामले में क्या समाधान है। अगर आप 2 कैंडिडेट हैं उनके बराबर अंक आ जाते हैं एक ही कैटेगरी में, तो उस स्थिति में क्या प्रावधान है। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के अंकों के बराबर होने की स्थिति में ऐसे मामलों का समाधान नीचे के क्रम में एक के बाद एक मापदंडों को लागू करने के हल किया जाएगा जब तक कि कोई टाई समाधान नहीं हो जाता। अभ्यर्थियों की उम्र का हवाला देकर अंकों में टाई को हल किया जाएगा, अर्थात ज़्यादा उम्र वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। अगर 2 कैंडिडेट के बराबर अंक आ जाते हैं तो उस कंडीशन में जिसकी आयु ज़्यादा है उनको वरीयता दी जाएगी। अगला अपन देखते हैं, अभ्यर्थी फिर भी टाई का समाधान नहीं होता है। यदि फिर भी टाई का समाधान नहीं होता है तो अभ्यर्थी की लंबाई की तुलना करके समाधान किया जाएगा, अर्थात जिस अभ्यर्थी की लंबाई अधिक होगी उसको वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा यदि फिर भी बराबरी रहती है तो इसका समाधान अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता का द्वारा किया जाएगा, अर्थात उच्च योग्यता वाला अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। यदि फिर भी टाई का समाधान नहीं होता है तो अंततः नाम के वर्णानुक्रम के अनुसार समाधान किया जाएगा, अर्थात अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम पहला अक्षर दूसरे अभ्यर्थी के नाम के पहले अक्षर से आएगा उसको वरीयता दी जाएगी। तो ये ऐसी कंडीशन क्या है, कमी बनती है टाई वगैरह की। अगर टाई बन भी जाती है तो बहुत से ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, तो टाई वाला मामला तो अटकने वाला है नहीं। चलिए, तो ये काफ़ी डिटेल में मैंने आपको इसमें बताया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता तो मुझसे पूछ लेना। विस्तृत चिकित्सा परीक्षण की अपन बात करें, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को विस्तृत चिकित्सा परीक्षण में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा जिन्होंने दोनों चरणों में अर्हता प्राप्त कर ली है। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना। अगला पॉइंट क्या है, अभ्यर्थी फिट या अनफिट घोषित किए जाएंगे, कोई भी अभ्यर्थी अस्थायी रूप से अनफिट घोषित नहीं किया जाएगा। तो ये इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। निर्णय की क्या है, निर्णय वाला क्या पॉइंट है, पात्रता आवेदनों की स्थिति, आवेदनों की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति, गलत सूचना के लिए जुर्माना, चयन प्रक्रिया, परीक्षा लेना या परीक्षा केंद्रों का आवंटन, मेरिट सूची तैयार करने से संबंधित मामलों में बोर्ड विभाग के निर्णय अंतिम होंगे और अभ्यर्थियों के बाध्यकारी होंगे। इस संबंध में कोई जांच पड़ताल या पत्राचार स्वीकार नहीं होगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो मेन पॉइंट थे, जो मेन जानकारी आपको देनी थी आवेदन से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। इस सूचना का आप विशेष ध्यान रखें। क्या दिया गया है, दलालों से सावधान रहें। CISF में भर्ती के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है। यदि आपने भुगतान किया है या किसी को पैसे देने का वादा किया तो आपको धोखा किया जा रहा है और आप पैसे खो रहे हो। यदि कोई आपके चयन के लिए पैसे की मांग करता है तो तुरंत भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारियों और संबंधित भर्ती केंद्र के उप महानिरीक्षक को सूचित करें और मेल करें। उस व्यक्ति का नाम, ये मेल ID यहाँ पर दी हुई है तो आप सूचित कर सकते हो। ठीक है,
ये ऑनलाइन आवेदन पत्र है भरने से संबंधित यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो CISF ड्राइवर और चालक से संबंधित जो भर्ती थी उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दे दी है। अगर फिर भी इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित आपको कोई डाउट रहता है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और उसका जवाब मैं आपको दूंगा। मेरा मकसद ये है कि आपको सही जानकारी देना और किसी प्रकार से आपको गुमराह नहीं करना। धन्यवाद, राम राम। और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। आपके साथी और भी कोई तैयारी कर रहा है तो उसको भी इस वीडियो की जानकारी दें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके और आवेदन प्रक्रिया में भाग ले सके और अच्छे से तैयारी करके वो भी नौकरी लग सके। धन्यवाद, राम राम।